यूक्रेन भर के साधारण बेसमेंटों में छुपा हुआ एक शांत क्रांति चल रही है। सोल्डरिंग आयरन से हल्की धुआं उठती है। हेडलैम्प की रोशनी में लोग वे सर्किट बोर्ड बना रहे हैं जो यूक्रेन की एफपीवी ड्रोन सेना को नियंत्रित करेंगे। ये मामूली लग सकता है, लेकिन यूक्रेन की इन महत्वपूर्ण पुर्जों को देश में ही बनाने की क्षमता युद्ध में एक अहम मोड़ है और इसकी कीमत उन्हें सिर्फ $500 प्रति यूनिट पड़ी। $500 के ड्रोन का इस्तेमाल करके उदाहरण के लिए 4 या 5 मिलियन डॉलर के T-90M प्रारिव टैंक या $200 मिलियन के S-400 को सफलतापूर्वक नष्ट कर पाना। एयर डिफेंस सिस्टम ने मुकाबले के नियम बदले हैं और ऐसे सबक दिए हैं जिन्हें कोई भी सेना नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन इसमें एक रणनीतिक कमजोरी है, क्योंकि इन ड्रोन के अधिकतर पुर्जे विदेश, खासकर चीन में बनते हैं। आयातित पुर्जों पर निर्भरता यूक्रेन की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी है। अब देश में ही पुर्जों का उत्पादन शुरू कर यूक्रेन फिर नवाचार कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया, खासकर रूस, इस पर नजर रखे हुए है, जो इसका सबसे ज्यादा असर झेलेगा और रोकने में असमर्थ है। यही कारण है कि चीन मुक्त ड्रोन के लिए यूक्रेन की मुहिम सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की सेनाओं के लिए भी अहम है। हाल के इतिहास में बहुत कम सैन्य विकास यूक्रेन के ड्रोन परिवर्तन की गति और पैमाने के बराबर है। 2022 में अनुमान है कि यूक्रेन ने कुल मिलाकर सिर्फ 3000 से 5000 ड्रोन ही बनाए थे। 2024 तक ये संख्या बढ़कर 22 लाख हो गई थी और 2025 में अनुमानित 45 लाख ड्रोन बनाए जाएंगे। ऊपरी सीमा पर देखें तो ये सिर्फ 3 सालों में 900 गुना वृद्धि है। लेकिन इस विनिर्माण चमत्कार के नीचे एक गंभीर रणनीतिक कमजोरी छुपी हुई है। ज्यादातर ड्रोन के पुर्जे चीन से मंगवाए जा रहे थे और यूक्रेन युद्ध में तटस्थ होने के अपने तमाम दावों के बावजूद चीन की व्यापक रणनीतिक साझेदारी रूस के साथ है, यूक्रेन के साथ नहीं। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेनी निर्माता ड्रोन असेंबली के लगभग सभी पुर्जे चीनी कंपनियों से खरीदते थे। असल में 2023 में कीव ने DJI टेक्नोलॉजी कंपनी के मैविक क्वाडकॉप्टर के वैश्विक उत्पादन का 60% खरीदा था। मैविक क्वाडकॉप्टर नागरिक और सैन्य FPV उपयोग दोनों के लिए उद्योग का मानक है। DJI ड्रोन फैमिली अमेरिकी व्यावसायिक ड्रोन बाजार में 90% तक और वैश्विक उपभोक्ता ड्रोन बाजार में 80% हिस्सेदारी रखती है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी कंपनियां जो अपने खुद के ड्रोन बनाना चाहती है, वे भी पुर्जों के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए कॉन्टेम्पररी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली छोटी लिथियम आयन बैटरियां, जो क्षमता के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी निर्माता है। यूक्रेन में भी ऐसा ही था। अब यूक्रेन में चीनी पुर्जों से ड्रोन का उत्पादन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब तक कि अचानक ऐसा होना बंद नहीं हो गया। जून 2023 में चीन ने यूक्रेन और रूस दोनों को 15.5 पाउंड से अधिक वजन वाले लंबी दूरी के ड्रोन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने कहा कि यह कदम उसके ड्रोन के युद्ध में इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया। हालांकि यह तर्क खोखला लगता है, क्योंकि चीन ने मॉस्को के साथ अपनी सीमाहीन साझेदारी के तहत रूस को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दोहरे उपयोग वाली तकनीकों जैसे सेमीकंडक्टर और ड्रोन इंजन की आपूर्ति जारी रखी। यूक्रेन को ऐसे फायदे नहीं मिलते। फिर हालात और बदतर हो गए जब 1 सितंबर 2024 को चीन ने यूक्रेन और रूस को चीनी निर्मित ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें फ्लाइट कंट्रोलर, कार्बन फ्रेम, मोटर, रेडियो मॉड्यूल और नेविगेशन कैमरे शामिल है। यह यूक्रेनी ड्रोन उत्पादन में एक गंभीर बाधा थी। तब तक ओलेक्स सी ग्रेबिन के अनुसार ड्रोन के पुर्जों के घरेलू निर्माता नहीं थे और कोई उनके बारे में सोच भी नहीं रहा था। ग्रेबिन मोटर जी के CEO है, जो आज यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर निर्माता है। 2023 से शुरू होकर मोटर जी को प्रोटोटाइप बनाने में 7 महीने और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने में 1.5 साल लगे। 2025 के अंत तक मोटर जी का उत्पादन प्रति माह 1 लाख मोटर के करीब पहुंच गया था, जो ज्यादातर FPV ड्रोन और थोड़े बड़े फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के लिए थे, जिन्हें 15 इंच तक के फ्रेम की जरूरत होती है। लेकिन मोटर जी यूक्रेन की एकमात्र कंपनी नहीं है
जो देश में ही ड्रोन के पुर्जे बना रही है। चीनी निर्यात प्रतिबंध लगते ही यूक्रेन ने तुरंत अपने अमेरिकी और यूरोपीय साझेदारों से विकल्प खोजने शुरू कर दिए, लेकिन वह समाधान बिल्कुल भी आदर्श साबित नहीं हुआ। असल बात यह है कि ड्रोन कंपोनेंट के वैश्विक बाजार में चीन का दबदबा इतना निर्णायक है कि जरूरी ड्रोन कंपोनेंट्स के ज्यादातर यूरोपीय सप्लायर खुद उन्हें नहीं बनाते। वे चीनी कंपनियों के बिचौलिए हैं, जिससे सीमित उपलब्धता और ऊंचे दाम की दो समस्याएं होती है। कई बार कंपोनेंट्स आसानी से उपलब्ध ही नहीं होते और जब होते हैं तो उन पर मनमाने दाम वसूले जाने का खतरा रहता है। रिपोर्टों के मुताबिक चीनी प्रतिबंध के बाद कुछ कंपोनेंट्स की कीमतें 3 गुना हो गई। उदाहरण के लिए ग्रैबिन के अनुसार ड्रोन मोटर्स में यूरोपीय संघ के पास कोई नहीं है। ब्रांड्स हैं पर वे चीन में ही बनते हैं। हम 3 देशों के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं जो मोटर उत्पादन स्थानीय बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी योजना बनाने की शुरुआत भी नहीं हुई है। उन्होंने अगस्त 2025 में कीव इंडिपेंडेंट को बताया। मोटर जी ने खुद मोटर बनाना शुरू किया, लेकिन मैग्नेट्स और वोल्टेज टेस्टर अब भी चीन से मंगवाने पड़ते हैं। एक यूक्रेनी कंपनी हस्ता, जो फाइबर ऑप्टिक केबल गाइडेड FPV ड्रोन बनाती है और जिसका लैटिन में मतलब भाला होता है, चीनी प्रतिबंधों के बावजूद देश में ही पुर्जे बनाकर काम कर रही है। हस्ता फाइबर ऑप्टिक केबल के स्पूल और केसिंग्स को 3D प्रिंट करता है। यूक्रेन में बनी लेथ मशीनों से केबल चलाई जाती है, जिसमें मोटर अटैचमेंट जुड़ा है, जो लाइन को टाइपराइटर की तरह आसानी से एक ओर से दूसरी ओर गाइड करता है। सुरक्षा कारणों से केवल अंद्री के नाम से पहचाने जाने वाले हस्ता के संस्थापक के अनुसार यूक्रेनी उत्पादन थर्मल विजन कंट्रोलर, मोटर, फ्रेम के लिए विकसित हो रहा है। अभी कैमरे नहीं है, लेकिन जल्द ही होंगे। अब FPV ड्रोन में सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है सर्किट बोर्ड, जो विमान का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। ये बोर्ड उड़ान की स्थिरता, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन जैसे मुख्य कार्य संभालते हैं। ये ड्रोन के दिमाग की तरह काम करते हैं, जो जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर से सेंसर डेटा प्रोसेस करके मोटर की स्पीड को रियल टाइम में एडजस्ट करते हैं, जिससे ड्रोन का संतुलन बना रहता है और वो पायलट के आदेशों का सही तरीके से पालन करता है। FPV ड्रोन में पाए जाने वाले ज़्यादातर अन्य कंपोनेंट्स की तरह ये सर्किट बोर्ड भी आमतौर पर चीन से मंगाए जाते थे। अब जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया था, इन्हें यूक्रेन में बनाया जा रहा है। वे इसे इतनी कुशलता से कर रहे हैं कि इनकी एक कंपनी को पेंटागन के ड्रोन डोमिनेशन प्रोग्राम के लिए चुना गया है। असल में 2 यूक्रेनी कंपनियां चुनी गई थी, उन 25 में से जिन्हें फरवरी 2026 में कठिन टेस्ट के लिए बुलाया गया था, जो पेंटागन प्रक्रिया का पहला चरण है। उन्होंने कठिन टेस्ट के बाद 11 कंपनियों का चयन किया, जिसमें यूक्रेनी डिफेंस ड्रोन टेक कॉरपोरेशन भी है। दूसरी यूक्रेनी कंपनी जनरल चेरी कठिन टेस्ट में भाग लेकर भी चयनित नहीं हो सकी। अंतिम 11 कंपनियों में 8 अमेरिकी और 2 UK निर्माता हैं, जिन्हें अमेरिकी सेना से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। पेंटागन ने कठिन टेस्ट के बाद लगभग $15 करोड़ का ऑर्डर देने की योजना बनाई थी, जिसमें 30,000 एक तरफा अटैक ड्रोन्स है, जिन्हें अगले 5 महीनों में सैन्य इकाइयों को डिलीवर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए यूक्रेनी कंपनी का चयन यूक्रेनी ड्रोन विकास में विश्वास दर्शाता है, लेकिन इससे भी अहम है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन तकनीकों का रणनीतिक महत्व स्वीकार किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ यूक्रेनी ड्रोन डेवलपर्स ही नहीं, और भी कई पक्ष चीन से आने वाली सप्लाई चेन पर चिंताजनक रूप से निर्भर हैं। ड्रोन कंपोनेंट निर्माण में चीन के जबरदस्त दबदबे के कारण लगभग हर जगह हर ड्रोन निर्माता को यही समस्या झेलनी पड़ रही है। पश्चिमी देशों के लिए एक बड़े प्रतिद्वंद्वी से आने वाले जरूरी कंपोनेंट्स की सप्लाई पर निर्भरता बड़ी रणनीतिक कमजोरी मानी जाती है। पश्चिमी ड्रोन निर्माताओं को भी चीनी प्रतिबंधों और निर्यात सीमाओं के चलते यूक्रेन जैसी समस्या झेलनी पड़ी है। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2024 में चीन ने स्काईडियो, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कमर्शियल ड्रोन निर्माता कंपनी है, को ड्रोन बैटरियों की बिक्री रोक दी, क्योंकि कंपनी ने ताइवान को बिक्री की थी। इस प्रतिबंध से स्काईडियो की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई, जिससे कंपनी को 2025 की वसंत तक रूसी बैटरियों का उपयोग करना पड़ा और यूक्रेन को अमेरिकी ड्रोन की आपूर्ति भी सीमित हो गई। ये समस्या
सिर्फ ड्रोन तक सीमित नहीं है। महत्वपूर्ण सप्लाई चेन पर चीन का नियंत्रण समूचे पश्चिमी जगत में कई हथियार प्रणालियों के लिए समान या अधिक रणनीतिक कमजोरी लाता है। जैसे रेयर अर्थ के शोधन और मैग्नेट उत्पादन में चीन का लगभग पूरा एकाधिकार है। सिर्फ अमेरिका में ही 1908 हथियार प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले 80,000 6 पुर्जे ऐसे हैं जो बीजिंग के नियंत्रण वाले सामग्रियों पर निर्भर करते हैं। चीन को सप्लाई चेन पर दबदबा हासिल होने से वह F-35 जेट, वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी और सटीक निर्देशित मिसाइलों के उत्पादन को लाइसेंसिंग या प्रतिबंधों से रोकने या देर करने की धमकी दे सकता है। 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के जवाब में नए चीनी नियंत्रणों के तहत निर्यात के लिए लाइसेंस जरूरी हो गया है। अगर उसमें चीनी मूल के रेयर अर्थ की जरा सी मात्रा भी हो तो चीनी तकनीक या सामग्री इस्तेमाल करने वाले विदेशी उपकरण प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं। नियंत्रणों के चलते गैलियम जैसी धातुओं की कीमतें बढ़ी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता और रक्षा ठेकेदारों के लिए उत्पादन रुकने का खतरा पैदा हुआ। ट्रेंट एमेनके, जो पेंटागन की डिफेंस इनोवेशन यूनिट में उस टीम के प्रमुख है जो सैन्य इस्तेमाल के लिए ड्रोन को मंजूरी देती है, कहते हैं कि चीन पूरी दुनिया में ड्रोन उद्योग को 1 साल तक बंद कर सकता है। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक पश्चिम के लिए भी। जैसे कि ये चिंता की बात काफी नहीं थी, ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के कारण जारी वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं ने आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। तेल की कीमतें बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के लिए लगभग $60-70 से बढ़कर लगभग $100 हो गई है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। रक्षा उत्पादन में एल्यूमीनियम जैसी अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति में रुकावटों का मतलब यह भी है कि कीमतें बढ़ रही हैं और आपूर्ति में व्यवधान लगभग अपरिहार्य है। ये संप्रभुता के महत्व, खासकर जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति की ओर इशारा करता है। चीन से ड्रोन पुर्जों पर निर्भरता घटाकर यूक्रेन सिर्फ नवाचार नहीं कर रहा बल्कि अपनी मजबूती और रूस के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई जारी रखने की क्षमता भी बहुत बढ़ा रहा है। और जैसा हम देखेंगे, रूस इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब भले ही रूस यूक्रेन को नवाचार करने से रोकने में असमर्थ हो, लेकिन आप यह जानने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ द मिलिट्री शो पर हम ताज़ा सैन्य खबरें दिखाते और उनका महत्व समझाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न करें। गलती मत कीजिए। साधारण $500 का FPV अटैक ड्रोन यूक्रेन के लगातार प्रतिरोध का एक मुख्य हिस्सा है। अमेरिका की M104 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हाई एंड सिस्टम्स चर्चा में रहते हैं, लेकिन असल में सस्ते और असरदार हथियारों ने ही आधुनिक युद्ध की प्रकृति बदली है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था। कागज पर और लगभग हर मापदंड में जिसे आप सोच सकते हैं, रूस यूक्रेन पर हावी है। चाहे वो उसकी जनसंख्या का आकार हो, वायुसेना या नौसेना हो, या उसका विनिर्माण क्षमता हो। यूक्रेन की तुलना में रूस का विशाल आकार अब तक रूस के लिए निर्णायक जीत का कारण बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और साधारण $500 का FPV ड्रोन यूक्रेन की कमजोर स्थिति के बावजूद जारी सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। यूक्रेनी मानव रहित प्रणालियों के कमांडर मेजर रॉबर्ट ब्राउडी के मुताबिक अब 90% से अधिक रूसी हताहत यूक्रेनी ड्रोन से हो रहे हैं। वो सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये $500 ड्रोन रूस की कीमती संपत्तियों को भी बड़ी संख्या में तबाह कर चुके हैं। चाहे वो S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम $1.2 अरब, T-90M टैंक $4.5 मिलियन या बेरियाफ A-50 मेनस्टे अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट $300 मिलियन हों। टुपोलेव Tu-22 बैकफायर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जिनकी कीमत प्रति यूनिट $100 मिलियन है, या स्कैट 450M हाई एंड रिकॉनिसेंस ड्रोन जिनकी कीमत प्रति यूनिट $4 लाख है। इन छोटे छोटे कातिलों के सामने इनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन के $500 के ड्रोन ने युद्ध में यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी यानी जनशक्ति की कमी के मामले में हालात बराबर कर दिए हैं। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूक्रेन ने खुद को तोप के गोले और जनशक्ति दोनों के मामले में संख्या में कम पाया।
मोर्चे के सैनिकों ने सस्ते चीनी ड्रोन को मॉडिफाई कर बम वर्षक बना दिया, जो निर्णायक नवाचार साबित हुआ। जैसा कि इग्नात बुयाकिन, यूक्रेनी डिफेंस ड्रोन के संस्थापक, याद करते हैं, देश को $500 के ड्रोन ने बचाया और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दसियों हजार उपकरण और लाखों रूसी सैनिकों को यूक्रेनी FPV ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया और कार्रवाई से बाहर कर दिया गया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, इन सस्ते हथियारों का वो ताकत कई गुना बढ़ाने वाला असर, जिससे वे अपने से कई गुना महंगे सिस्टम नष्ट कर देते हैं, दोनों पक्षों के लिए नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। FPV ड्रोन पहले उड़ने वाले कैमरे थे। आज ये स्ट्राइक सिस्टम न केवल सटीक है, बल्कि तेज और आसानी से घूमते हैं, जिन्हें ऑपरेटर वर्चुअल रियलिटी चश्मे से ऐसे नियंत्रित करता है जैसे वह ड्रोन के कॉकपिट में हो। यह नियंत्रण प्रणाली पायलट को जटिल करतब करने देती है, जैसे लक्ष्य का पीछा करना या बंकर के द्वार व T-90M टैंक के चेसिस और टरेट के बीच की दरार जैसी जगहों में उड़ना। युद्ध में इनकी प्रभावशीलता और मार गिराने की लागत का अनुपात इतना अच्छा है कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी कारण यूक्रेन और रूस ने उत्पादन औद्योगिक स्तर तक बढ़ाया है। 2023 और 2024 के अधिकांश समय पिछड़ने के बाद रूस ने पिछले साल के दौरान कम से कम उत्पादन के मामले में बराबरी कर ली है। अगर मौजूदा अनुमान सही है तो रूस का मौजूदा उत्पादन लगभग 19,000 FPV ड्रोन प्रतिदिन या सालाना लगभग 70 लाख के आसपास है, जो शायद इस समय यूक्रेन के बराबर ही है। तो अब दौड़ शुरू हो गई है। फ्रंट लाइन पर दोनों पक्ष अपने ड्रोन सिस्टम की संख्या और क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, युद्ध में इन सिस्टम्स की अहमियत के कारण ड्रोन पुर्जों की आपूर्ति में रुकावट अस्वीकार्य जोखिम है। यूक्रेन की चीन मुक्त ड्रोन बनाने की क्षमता न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे पश्चिमी देशों के लिए भी अहम है। जैसा कि ब्रोडी ने समझाया, चीन से पुर्जे मंगवाने में जो जोखिम है, क्योंकि वह हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो मुख्य काम यही है कि इन्हें यूक्रेन में ही बनाया जाए। वो आगे जोड़ते हैं, यूक्रेनी निर्माता की ताकत इसी में है कि आयात प्रतिस्थापन पहले ही हो चुका है। अब यूक्रेनी नवाचार सिर्फ मोटर और सर्किट बोर्ड तक सीमित नहीं है। यूक्रेनी इंजीनियर और डेवलपर्स ड्रोन निर्माण पूरी तरह देश में करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उन्हें पूरी तरह से ड्रोन संप्रभुता मिल जाएगी, जो फिलहाल केवल चीन ही पूरे विश्वास के साथ दावा कर सकता है। बुयाकिन के अनुसार जब 2023 में यूक्रेनी रक्षा ड्रोन का उत्पादन शुरू हुआ तो उसके सभी पुर्जे चीनी थे। एक साल में कार्बन फ्रेम और एंटेना का उत्पादन भी स्थानीय रूप से शुरू हुआ। कंपनी रोज 15,000 तक एंटेना बनाती है, जो स्थानीयकरण और अनुभव दिखाता है, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। 2025 तक कंपनी ने उत्पादन बढ़ाकर फ्लाइट कंट्रोलर, स्पीड गवर्नर, रेडियो मोडेम और वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम भी जोड़े। अब इसके सभी घटक यूक्रेन में बनते हैं, सिर्फ कैमरों को छोड़कर। बुयाकिन कहते हैं कि FPV ड्रोन कैमरा बनाने की तकनीक यूरोप में पहले से मौजूद है। हालांकि अब तक कंपनी इन्हें एक अन्य यूक्रेनी कंपनी से खरीद रही है, जो इन्हें यूरोपीय पुर्जों से बनाती है। फिर भी उत्पादन का यह क्रमिक स्थानीयकरण दिखाता है कि यूक्रेन चुनौतियों को अवसर में बदलकर तकनीकी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, जो युद्ध में निर्णायक हो सकता है। जितना अधिक यूक्रेन अपनी रक्षा आवश्यकताओं का उत्पादन खुद कर सकेगा, उतना ही अधिक स्वतंत्र और अंततः संप्रभु राष्ट्र बन जाएगा। यह सिर्फ एक सामरिक लाभ नहीं है। रक्षा संप्रभुता यूक्रेन को महत्वपूर्ण बढ़त दे सकती है अगर भविष्य में संघर्ष खत्म करने के लिए गंभीर शांति वार्ताएं होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उपप्रमुख और सैन्य सलाहकार कर्नल पाउलो पोलिसा के अनुसार, आयात का मतलब निर्भरता है जो कमजोरी दर्शाती है। इसमें साझेदारों पर निर्भरता भी है। कम लागत वाले बड़े पैमाने पर बनाए जा सकने वाले ड्रोन की बात करें तो अब यह ज्यादा संभव लगता है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद कर रहा है, उल्टा नहीं, और कुछ समय तक ऐसा ही रह सकता है। CNAS की डिफेंस प्रोग्राम डायरेक्टर स्टेसी पेटी जॉन ने हाल ही में माना, हम यानी अमेरिका वाकई बहुत पीछे हैं। यह सभी ड्रोन कमजोर है और DJI से महंगे भी। हमारे पास ऐसा औद्योगिक आधार नहीं है जो ये ड्रोन बना सके। यूक्रेन अपने यूरोपीय साझेदारों से कुछ ड्रोन सहायता पर भरोसा कर सकता है,
क्योंकि प्रतिबद्धताएं और संयुक्त उत्पादन बढ़ रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये साझेदार लागत के मामले में चीनी या यूक्रेनी ड्रोन की बराबरी कर पाएंगे या नहीं, और क्या वे उत्पादन को उस स्तर तक बढ़ा पाएंगे जिसकी यूक्रेन को जरूरत है। यूक्रेन के पहले उप रक्षा मंत्री इवान हावरिल्यूक के अनुसार यूक्रेन पहले से ही हर महीने 2 लाख तक FPV ड्रोन बनाता है और उसे अपने बेड़े को लगातार फिर से भरना पड़ता है। रक्षा मंत्री डेनिस स्मिहुल के अनुसार रूस की बराबरी करने के लिए यूक्रेन को हर महीने उसकी दोगुनी मात्रा यानी 4 लाख मानव रहित प्रणालियां बनानी होंगी। यूक्रेन हर महीने करीब 10,000 ड्रोन खोता है और एक सफल हमले के लिए लगभग 34 FPV ड्रोन चाहिए, जो यह दिखाता है कि यह जरूरत लगातार कितने बड़े पैमाने पर बनी रहती है। इसके अलावा यह असुविधाजनक तथ्य भी है कि ठीक यूक्रेन की तरह यूरोपीय या अमेरिकी ड्रोन में भी लगभग निश्चित रूप से कई चीनी पुर्जे शामिल होते हैं, इसलिए वे भी आपूर्ति रुकावट और चीनी निर्यात नियंत्रण के प्रति संवेदनशील हैं। ड्रोन पुर्जों के बाजार में चीनी दबदबा इतना है कि सवाल उठता है, क्या पूरी तरह गैर चीनी ड्रोन बनाना संभव है? उदाहरण के लिए यूक्रेनी रक्षा क्षेत्र ड्रोन के लिए कार्बन फ्रेम बनाता है, लेकिन कार्बन आमतौर पर सस्ते दाम के कारण चीन से आता है। ड्रोन को चलाने वाली बैटरियां भी अभी भी काफी हद तक चीन में ही बनती है, क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा की है, चीन लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे बैटरी मटेरियल की सप्लाई चेन पर भी हावी है और पूरी दुनिया की ड्रोन इंडस्ट्री अब भी कुछ अहम आयातों पर निर्भर है, जिनमें लिथियम सॉल्ट्स, नियोडीमियम मैग्नेट्स, नेविगेशन चिप्स और थर्मल सेंसर शामिल है, जिनकी सप्लाई पर चीन का लगभग एकाधिकार है। वास्तव में यूक्रेनी रक्षा उद्योग परिषद, जो स्थानीय हथियार निर्माताओं का एक व्यापार संघ है, के अनुसार उसके सदस्य कंपनियों में से केवल 5% ने, जिनमें देश की कई सबसे बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, कहा कि वे चीन में बने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं करती। 28% कंपनियों ने कहा कि वे ताइवान के कंपोनेंट्स नहीं इस्तेमाल करती, जबकि 40% ने अमेरिका के कंपोनेंट्स नहीं इस्तेमाल करने की बात कही। फिर भी यूक्रेन के लिए दांव इतने बड़े हैं कि इतनी रणनीतिक कमजोरी अनदेखा नहीं हो सकती। यूक्रेनी सेना के लिए FPV ड्रोन की अहमियत को देखते हुए महत्वपूर्ण पुर्जों की असुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितना संभव हो उतना सप्लाई स्थानीय स्तर पर की जाए और बाकी के लिए स्रोतों में विविधता लाई जाए। यूक्रेन भी इसी तरह इस समस्या से निपट रहा है और इसमें काफी सफलता मिली है। अभी हाल ही में 2024 में ज्यादातर यूक्रेनी ड्रोन लगभग पूरी तरह से चीनी पुर्जों से बनाए जाते थे। यूक्रेनी रक्षा उद्योग परिषद और स्नेक आइलैंड इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के अनुसार 2025 के अंत तक यूक्रेनी ड्रोन में चीनी पुर्जों की हिस्सेदारी घटकर लगभग 38% रह गई थी। ये एक प्रभावशाली बदलाव है जो यूक्रेनी घरेलू ड्रोन पुर्जों के उत्पादन में हो रहे नवाचार, कड़ी मेहनत और निवेश को दर्शाता है। यूक्रेन के साझेदार इस पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। उनमें से कई अपने स्तर पर सक्रिय रूप से चीन पर निर्भरता घटाने के कदम उठा रहे हैं, साथ ही जहां संभव हो आपूर्ति श्रृंखलाओं को मित्रवत देशों की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ का महत्वपूर्ण कच्चे माल अधिनियम यूरोपीय संघ की आयात पर निर्भरता को कम करने और इन सामग्रियों के अपने खुद के निष्कर्षण और प्रसंस्करण क्षमताओं को विकसित करने का लक्ष्य रखता है। और कई अन्य क्षेत्रों की तरह यूक्रेन के साझेदार भी ड्रोन उत्पादन को स्थानीय बनाने में उसकी सूझबूझ का लाभ उठा रहे हैं। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चिंतित है, क्योंकि उनके पास यूक्रेन की बढ़ती रक्षा संप्रभुता रोकने का कोई उपाय नहीं है। यूक्रेन के $500 के ड्रोन द्वारा और अधिक कीमती सिस्टम नष्ट किए जा रहे हैं और चीन के जरिए उनके उत्पादन की मात्रा पर जो भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण व्लादिमीर पुतिन के पास था, वो लगातार कम होता जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन के लिए और भी चिंता की बात यह है कि उनके FPV ड्रोन असेंबली लाइनें भी चीन से आने वाले पुर्जों पर उतनी ही निर्भर है जितना कि बाकी सभी, अगर उससे ज्यादा नहीं। अभी रूस को चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी से कई रणनीतिक जोखिमों से बचाव के रास्ते और गुप्त सौदे मिलते हैं। अगर व्यवस्था में कुछ गड़बड़ होती है तो रूस का ड्रोन उत्पादन मुश्किल में आ जाएगा और यूक्रेन को उस कमजोरी को दूर करने में बढ़त है। और जब बात आती है बड़ी बड़ी मुसीबत में फंसे रूसियों की, तो इस वीडियो को देखें जिसमें बताया गया है कि रूसी सेना कैसे ढहने वाली है। देखने के लिए धन्यवाद।